हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नेचर में काउंटिंग को ऑब्जर्व किया था और डिस्कवर किया था कि परम्यूटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। जब हमें काउंटिंग करनी है कि नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं किसी भी चीज के, तो हम परम्यूटेशन करते हैं। और जब हमें ग्रुप्स की काउंटिंग करनी होती है कि हम कितने नंबर ऑफ वेज में ग्रुप्स को बना सकते हैं, तो हमने कॉम्बिनेशन को डिस्कवर किया था नेचर के अंदर। क्योंकि कोई भी चीज हम ह्यूमंस क्रिएट नहीं करते हैं, हर चीज नेचर में मौजूद है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ज्ञान हमारे पास है, जो मैथमेटिक्स एज ए लैंग्वेज हमारे पास है, उसके जरिए नेचर से कम्युनिकेट करना है और नेचर हमें और ज्यादा ज्ञान देता है। और ये सब शुरू होता है ऑब्जर्वेशन के जरिए। तो अब जो हमने इस पार्ट में सीखा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सीखा है, अब बारी है कि जो ज्ञान हम हासिल कर चुके हैं उस ज्ञान को ही हम और दोबारा से ऑब्जर्व करें। क्योंकि उस वक्त वो हमारी फर्स्ट डिस्कवरी थी, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। अब बारी है जो चीज हम सीख चुके हैं उसको वापस से ऑब्जर्व करने की। और जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे तो और ज्यादा ज्ञान नेचर हमें खुद ब खुद प्रोवाइड करेगा। और यही सब चीजें हमें काम आएंगी अपनी थिंकिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए। और जब हमारी थिंकिंग पावर बढ़ेगी तो क्वेश्चंस जो कि मात्र एक सिचुएशन होते हैं, उन चीजों को हम आसानी से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, पहले आपने इससे पहला वाला वीडियो जहां हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को एक्चुअल वे में समझा है वो नहीं देखा है, तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर देना। क्योंकि बिना उसको देखे आप इस वीडियो में कोई भी पार्ट समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन है उसी पार्ट का। क्योंकि ज्ञान लोगे वहां से तभी तो यहां ऑब्जर्व कर पाओगे। क्योंकि हम लोग फॉर्मूलाज के रास्ते आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन के रास्ते आगे जाएंगे। ठीक है, चलो। तो इस लेक्चर के अंदर हम इन चीजों को ऑब्जर्व करने वाले हैं। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है वो देखेंगे। जब हमें ग्रुप्स में डिवीजन करना है हम उसको देखेंगे। गैप मेथड और स्ट्रिंग मेथड को देखेंगे, जो कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े नाम है। इट्स ऑल जस्ट अ सिंपल ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो। तो हमने जो डिस्कवर किया वो ये था कि भाई हमने डिस्कवर किया परम्यूटेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से एनपीआर। और भी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जो कि हमें बुक्स में मिले जाते हैं, तो हम सिंपली एनपीआर लेके ही चलेंगे। सो एनपीआर को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि ये इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो ऑब्वियसली अब इसमें करा क्या जा सकता है, यहां पर वैल्यूज डाली जा सकती हैं और उन वैल्यूज के जरिए जो रिजल्ट आता है उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्या पता कुछ मिल जाए। तो चलो इसमें देखते हैं, एनपीआर में देखते हैं अगर हमें कुछ मिल जाए। तो अगर मैं आर की वैल्यू 0 लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है। अगर एनपी 0 होगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इट विल बी एन फैक्टोरियल एन माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। तो एनपी 0 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है ये 1 है और ये एक ऑब्जर्व रिजल्ट है। दैट्स इट। तो हम यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जस्ट वैल्यूज देखते हैं, आर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ नया कुछ मिलता है हमें। ठीक है, तो आर की वैल्यू अब मैं एन ले लेता हूं। उस केस में मुझे क्या मिल रहा है, अगर आर की वैल्यू एन होगी तो ये बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल। एंड ये बनेगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कवर कर चुके थे कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और क्यों होती है ये भी हमने वहां पर अच्छे से समझा था। ठीक है, तो ये देखो एन फैक्टोरियल आ गया। अब अगर मैं एनपी आर को मैं देखता हूं तो क्या क्यूरियोसिटी वश मैं अपने आप से एक सही सवाल पूछता हूं। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक जा रही है, तो क्या इनकी वैल्यूज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हम इसको ऑब्जर्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ऑब्जर्व कर लेंगे तो एग्जाम में ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और वो सॉल्यूशन जो हम निकाल पाएंगे वो हमारी आज की ऑब्जर्वेशन की वजह से कम समय में हो पाएगा। और वहां पे जो मार्क्स आएंगे वो हमारी नॉलेज के मार्क्स आएंगे, रटी हुई चीजों के मार्क्स नहीं होंगे। तो यहां पर सिंपली अगला स्टेप क्या बनता है, आर की वैल्यू 0 देख लिया, एन देख लिया, यानी एंड वैल्यूज मैंने देख ली हैं। अब आर की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 करके देखते हैं और यहां पर हमें ग्रेटर स्मॉलर इन सब चीजों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर एनपी 0 है दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर एनपी 1 है तो ये क्या बन जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल। जो कि एन फैक्टोरियल को अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस 2। तो बेसिकली एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस 2 मल्टीप्लाई एन माइनस 3 डॉट 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 3 to 1 तक अगर हम जाएं तो ये क्या बन गया एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल। डिवाइड हुआ, आंसर आया एन। ठीक है, तो क्लियरली यहां पर आ रहा है कि np0 इज लेस देन np1। ये ऑब्जर्वेशन हमारी चल रही है। तो अब np2 को देखते हैं। ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1
सॉरी n माइनस टू फैक्टोरियल, जो कि बन जाएगा n इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू फैक्टोरियल, क्योंकि इसके आगे वही सीरीज n माइनस टू मल्टीप्लाई n माइनस थ्री मल्टीप्लाई n माइनस फोर डॉट 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 3 to 1, और नीचे है आपके पास n माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड हुआ तो यहां पर आया n मल्टीप्लाई n माइनस वन। और यहां पर हम ये जानते हैं कि n यहां पर जो है, n यहां पर क्या है आपके लिए होल नंबर है, n यहां पर क्या है होल नंबर है, क्योंकि फैक्टोरियल में हम लोग जीरो फैक्टोरियल से शुरू करते हैं, इसलिए मैंने होल नंबर लिया, या फिर आप नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। बट इस फॉर्मूले के लिए तो यहां पर n आपके लिए क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहां पर आ गया। अब ऑब्वियसली अगर ये दोनों नेचुरल नंबर हैं तो एक नंबर से एक दूसरा नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे नेचुरल नंबर में, अगर आप देख रहे हो जब तक वो 1 नहीं है तब तक वो उससे क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और यहां पर n की वैल्यू हम ग्रेटर देन 1 ही ले रहे हैं, तो n ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, यानी कि ये np2 से छोटा होगा। सिमिलरली हम देखें अगर np3 क्या होगा, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाई n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू, दैट्स इट। तो ये उससे बड़ा होगा, तो दिस विल बी np3 यहां पर np2 से बड़ा होगा। सिमिलरली अगर हम जाएं तो लास्ट में मेरे पास क्या बचता है, npn, जिसकी वैल्यू क्या आती है, n फैक्टोरियल। इट मींस कि यहां पर 1 है, ठीक है, यहां पर n है, यहां n इंटू एन माइनस वन है, यहां n इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू है, ठीक है। इसी तरीके से n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री आएगा, और लास्ट में n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट 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 करते हुए 1 तक, यानी कि यहां पर लास्ट में आएगा npn। तो देखो ये चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब इसी ऑब्जर्वेशन को आप एक क्वेश्चन बना लो, ठीक है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बना लो, इज इट ट्रू और फॉल्स, या फिर इसी से आप एक ऑब्जर्वेशन निकाल लो कि अगर यहां पर मैं इसको एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, npr1, ठीक है, एंड npr2, ठीक है, इफ r2 इज ग्रेटर देन r1, ठीक है, देन npr1 और r2 में आपको लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लगाना है। तो आप क्या लगाओगे, अब आप यहां पर अगर इस ऑब्जर्वेशन को करके देखते हो तो आपको यहां पता चलता है कि भाई यहां पर जो ये 3 to 1 है, जो जितना बड़ा होगा यहां पे ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो r वाला पार्ट है वो जितना बड़ा होगा npr की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। तो यहां r2 बड़ा है यानी npr2 की वैल्यू बड़ी होगी, तो यहां पर ये सिंबल लग जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है ना, ऑब्जर्वेशन के जरिए हम क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकते हैं, और एग्जामिनर आपने जो सीखा है, आप जो मैक्स टू मैक्स वहां ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उन्हीं ऑब्जर्वेशन से ही तो क्वेश्चन बना के देगा ना। मैक्सिमम जितना किया जा सकता है उसके बाहर तो एग्जामिनर भी नहीं जा सकता है, तो फिर डरने की क्या बात है, ऑब्जर्वेशन के जरिए हम हर चीज को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन को हमने ऑब्जर्व किया, अब बारी आती है यहां पर कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करने की, कि कॉम्बिनेशन में भी क्या कुछ इसी तरीके से ग्रेटर देन लेस देन होता है, क्या पार्ट होता है इसके अंदर, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो NCR ये क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखूं, ऑब्जर्वेशन के नजरिए से देखूं, ठीक है, फॉर्मूले के नजरिए से नहीं, तो मेरा मन कर रहा है कि यार इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं n माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई जो ये r फैक्टोरियल है उसको इस साइड रख दिया, ठीक है, इसको इस साइड रख दिया। अब यहां पर r फैक्टोरियल की जगह, ठीक है, n माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल कर दिया, प्लस माइनस एन हमने यहां पर कर दिया, ठीक है। एक मैथमेटिकल थिंकिंग की एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम इस तरीके से जा रहे हैं, इसको हम एक और तरीके से अभी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसको देखें तो हम यहां कह सकते हैं कि एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि यहां एन माइनस आर है और यहां पर भी एन माइनस आर आ जाए, ठीक है, तो ये माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एन माइनस आर ब्रैकेट क्लोज फैक्टोरियल। अब ये फॉर्मूले को अगर मैं देखता हूं तो इट इज क्लियरली एन सी एन माइनस आर, ठीक है, और ये किससे आया है, एनसीआर से आया है, ये एनसीआर से आया है, इसका मतलब एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया, और इसी ऑब्जर्वेशन से हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वो कहता है कि NCR1 इज इक्वल टू NCR2, उसने ये दे दिया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो R1 इक्वल टू R2 है, या फिर R1, ठीक है, आप इसको देखो, लेट से ये R1 है और ये R2 है, और अगर R1 और R2 को आप ऐड कर देते हो तो यहां पे प्लस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है, दिख रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जस्ट ऐड करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा, N के बराबर। इट मींस R1 प्लस R2 अगर N के इक्वल है, N के इक्वल है, तो भी NCR1 इज इक्वल टू NCR2। और परम्यूटेशन में अगर हम जाते हैं तो NPR1 और NPR2 सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल हो सकते हैं जब R1 और R2 इक्वल है, उसमें और कोई दूसरा केस नहीं बन रहा है, उसमें और कोई दूसरा केस नहीं बन रहा है। अब एक मैथमेटिकल थिंकिंग के नजरिए से देखते हैं और सोचते हैं, ताकि हमारी मैथमेटिकल थिंकिंग स्किल्स बढ़ें, ठीक है। अगर मैं NPR के फॉर्मूले को देखूं तो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल,
ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखोगे आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, n माइनस आर यानी डिनोमिनेटर में आपकी वो वैल्यू छोटी होती जाएगी। सिंपल, डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती जाएगी, यानी कि यहां पर इनवर्सली रिलेशन है कि भाई आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ, n माइनस आर की वैल्यू आपकी छोटी होती जाएगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एनसीआर को ऑब्जर्व करूं तो यहां पर आता है एनसीआर आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसके यहां पर ये आर फैक्टोरियल के आने से क्या हो सकता है? इट्स टाइम कि हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी कंसीडर करें और अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएं। तो जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा आर फैक्टोरियल भी बड़ा होता जाएगा और n माइनस आर फैक्टोरियल छोटा होता जाएगा। तो अब सोचने की शक्ति को इंक्रीज करते हैं। एक तरफ ये चीज जो है वो बड़ी होती जाएगी, दूसरी तरफ ये चीज जो है वो छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो राइट नाउ हम ये मान लेते हैं। और हाँ, एक और चीज, थिंक, सोच ही रहे हो तो पूरा सोचते हैं। यहां पर जो भी वैल्यूज हैं आर फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये दोनों के दोनों हमेशा नेचुरल नंबर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। या होल नंबर होंगे, जीरो फैक्टोरियल तक आ सकता है, होल नंबर ही हो सकते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 ही हो सकते हैं। तो इट मींस अगर मैं कहूं कि आर फैक्टोरियल यहां पे रखा और n माइनस आर फैक्टोरियल यहां रखा, ठीक है, आप आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ। लेट से अभी छोटा है तो आर फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो यहां तक लाई करती है, ठीक है, और n माइनस आर जो है, क्योंकि आर छोटा है तो n माइनस आर बड़ा है, उसकी वैल्यू ये है। आप आर को आगे लेते हुए जाओगे तो आर फैक्टोरियल की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ठीक है, आर फैक्टोरियल की वैल्यू बड़ी होती जाएगी और n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू छोटी होती जाएगी। और है ये क्या? होल नंबर। इट मींस ये हमेशा एक नंबर के फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लो ये 1 फैक्टोरियल है तो ये 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं, से फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 7 ले लेते हैं, तो ये आपका लेते हैं r की वैल्यू 2 लेते हैं। जब r की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल है, ये 5 फैक्टोरियल है, ठीक है। आर की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ये 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। वही यहां पर क्या होगा, जब आर की वैल्यू 2 थी तो यहां पर 5 था, आर की वैल्यू 3 होगी तो ये 4 होगा, ठीक है। 4 के बाद ये 3 होगा, 3 के बाद ये 2 होगा, ठीक है। 4 के बाद ये 2 होगा तो होगा क्या, आर फैक्टोरियल की वैल्यू बढ़ गई, n माइनस आर फैक्टोरियल की वैल्यू घट गई। और अब क्योंकि ये दोनों देखो प्रोडक्ट में है, ठीक है, पहले क्या था 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 5, अब क्या है 5 मल्टीप्लाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई 5 करो या 5 मल्टीप्लाई 2 करो, सेम ही है। तो इट मींस हम यहां पर सोच पा रहे हैं। और इसको करने से ना हो क्या रहा है, ठीक है, देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है, एक ऑब्जर्व रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, इसको आप ना इस तरीके से सोचो कि आप एक्चुअली में ना ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। देखो आपने एक दिन जिम में जाके 10 किलो का डंबल उठा लिया, तो अगले दिन भी क्यों उठाना है वो डंबल, इट्स कॉल्ड एक्सरसाइज, ठीक है। हम जब सोचने की कोशिश करते हैं ना तो हम अपने ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो सिमिलरली दिस इज द आवर एक्सरसाइज पार्ट, मतलब ये हमारे ब्रेन का एक्सरसाइज करवा रहा है। और एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स, जब हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो ढीले नहीं पड़ते हैं, वो कमजोर नहीं रहते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन रखते हैं। सिमिलरली ब्रेन के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि अगर हम ब्रेन की एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो क्यूरियस बना रहेगा, वो चीजों को सोचना जारी रखेगा और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, खुद सोचेगा, खुद प्रोसेस करेगा और सॉल्यूशन तक आपको पहुंचा देगा। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नेचर में अवेलेबल है, हमको सिर्फ नेचर से बात करना सीखना है और हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, ठीक है। पढ़ाई कोई डिग्री से खत्म नहीं होती है, पढ़ाई आपकी खत्म होती है जब आप नेचर से बात करना सीख जाते हो। और उस एंड को एक न्यू बिगिनिंग कह सकते हो कि आपने पढ़ना सीख लिया है, तो अब आप निरंतर पढ़ते रहोगे नेचर से और नई नई डिस्कवरीज करते रहोगे और एक कामयाब इंसान बन के ही रहोगे। ये एक परम सत्य है, ठीक है। चलो, जब हम सिलेबस सोचते हैं ना, सिलेबस खत्म हो जाता है, लेकिन जो विद्या है, जो एजुकेशन है, वो कभी खत्म नहीं होती है। इसलिए एक कहते हैं ना कि सक्सेसफुल इंसान हमेशा सीखता है, लेकिन वो एक हैबिट होती है उनकी। और वो हैबिट हमारे अंदर कैसे आएगी, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन की, तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे नेचर को, तो जब हम फॉर्मूलाज याद नहीं करेंगे, उनको डिस्कवर करेंगे नेचर से मैथमेटिकली बात करके, ठीक है। चलो, तो देखो ये वाला पार्ट हुआ। अब इसको हम वैल्यूज के जरिए भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। हमने एक्सरसाइज कर लिया, अब वैल्यूज के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो चलो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि NCR जो है दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये एक्सरसाइज इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और क्यों जरूरत पड़ेगी ये भी समझना। देखो इस पार्ट के लिए ना एक सच्चाई मैं आपको बताता हूं, मेजॉरिटी केसेस में, ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स पर ही चल रहा है, ठीक है। ऐसा सोच लो, वैसा सोच लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अज्यूम कर लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि जब जिम जाते हैं तो हमें एक वार्म अप करना पड़ता है ताकि हमारा ब्लड फ्लो सही हो जाए, हमारे मसल्स जो अभी स्टिफ थे वो थोड़े से रिलैक्स हो जाए, मतलब मोशन में आ जाए। सिमिलरली इसको सोच के हम इसके लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं। और ये चीजें मुश्किल नहीं है और हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं देखने वाले हैं, फॉर्मूला डिस्कवर करने वाले हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलो, तो NCR
ठीक है। अब ऑब्वियसली एक तरीका तो हमने देख लिया कि इसको हम लोग थोड़ा स्मार्ट वे में सोच की शक्ति से एन माइनस आर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एन सी जीरो क्या होगा। एन सी जीरो क्या होगा, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो, यानी कि एन फैक्टोरियल डिवाइड हो गया, जीरो फैक्टोरियल वन ही होता है। लो भाई, आपकी वैल्यू आ गई वन। ठीक है, अब सिमिलरली एन सी वन को अगर मैं देखता हूं तो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल एन माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि आएगा सिंपली आपका एन के इक्वल। ठीक है, एन सी टू को देखते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो जो कि बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, एन सी थ्री को देखते हैं तो ये आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, जो कि बन जाएगा एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर टू फैक्टोरियल, वैसे टू फैक्टोरियल टू के ही इक्वल होता है, तो ये आ गया आपका थ्री फैक्टोरियल। तो पैटर्न दिख गया जो परमुटेशन में आपको मिल रहा था। ठीक है, एनपीआर जो मिल रहा था आपको, बस उसी के नीचे आर फैक्टोरियल आ रहा है, ऑब्जर्व कर लिया। अब इसको पीछे के नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है, अगर कुछ अनोखा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऑब्जर्व करके ही जाएंगे, मिले चाहे ना मिले। ठीक है, तो अब एनसीएन को देखते हैं। ठीक है, एनसीएन को देखते हैं तो ये आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये बन गया सिंपली आपका वन। तो एनसी जीरो की वैल्यू भी वन है और एनसीएन की वैल्यू भी वन है, और ये हम अभी थोड़ी देर पहले भी ऑब्जर्व किया था। अब ना आंकड़ों के जरिए हम लोग यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इट मींस एनपीआर में जब आर की वैल्यू बढ़ती है तो एनपीआर की वैल्यू भी बढ़ती रहती है, लेकिन एनसीआर में ऐसा नहीं है। एनसीआर में आपकी वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन क्योंकि डिवीजन भी कर रहे हो, ठीक है, तो ओवरऑल ये हो क्या रहा है, वो बढ़ रही है, लेकिन फिर घटनी स्टार्ट होगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपकी वन है और फाइनल वैल्यू जब एनसीएन पे पहुंचे तो वो भी आपकी वन है। यानी कि अगर मैं इसके कर्व को देखूं तो ये बढ़ेगा, लेकिन फिर घटेगा भी। इट मींस मल्टीपल स्पॉट्स पर आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है, मल्टीपल स्पॉट्स पर आपको सेम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, और ये ग्राफ याद रखना, फिजिक्स में जब हम आएंगे ना, तो जब हम ये क्वांटम फिजिक्स को समझ रहे होंगे तो ये ग्राफ आपको काम आने वाला है। ठीक है, ये ग्राफ आपको काम आने वाला है, क्योंकि ये वो चीज है जिसने कई दशकों तक वैज्ञानिकों को, इस कर्व ने कई दशकों तक, हालांकि ये कर्व मैंने यहाँ पर तो कंटिन्यूअस कर्व बना दिया है, बट क्योंकि ये वाला पार्ट है तो ये डॉटेड पॉइंट्स में होगा, एक कंटिन्यूअस कर्व नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये डॉटेड फॉर्म में, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में इसने बहुत परेशान किया था। क्यों किया था अभी बताऊंगा, तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम धीरे धीरे जब सारी चीजों से कनेक्ट कर पाएंगे तो हम वहां पर उन चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो, तो अब देखो यहां पर आ गया वन। अब आते हैं एन सी एन माइनस वन पे आते हैं, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये बेसिकली बन जाएगा एन, ये तो देखो कट गया, वन फैक्टोरियल वन, एन माइनस वन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो तो ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, एन के इक्वल आ गया। एन सी वन और एन सी एन माइनस वन आपके लिए इक्वल है, यानी कि इस स्पॉट पर और इस स्पॉट पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, सिमिलरली एन सी एन माइनस टू को देखते हैं, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल और एन माइनस एन प्लस टू हो जाएगा फैक्टोरियल, ये कट गया तो ये क्या गया, एन इंटू एन माइनस वन। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पर है टू फैक्टोरियल। ठीक है, टू फैक्टोरियल से डिवाइड कर रखा है, तो NC2 और NCN माइनस टू आपके लिए इक्वल है। और अब यहां से वही चीज हमने वापस से डिस्कवर कर ली कि R1 और R2 अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, N के इक्वल आ रहा है, और ये दोनों आपके क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में भी हमने इन चीजों को डिस्कवर किया। अब कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में कुछ और ऑब्जर्वेशन करी जा सकती है। यस, दो एडजेसेंट जो नंबर्स हैं आपके, उनको ऑब्जर्व करके देखो, दो एडजेसेंट कॉम्बिनेशंस को ऐड करके देखो, क्या पता कुछ नया मिल जाए। सब्ट्रैक्ट करके देखो, क्या पता कुछ नया मिल जाए। मल्टीप्लाई करके देखो, क्या पता कुछ नया मिल जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। तो एक बार हम यहां पर एडिशन करते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हम करते हैं ताकि हम ऑब्जर्वर बनने की राह पर हमेशा अग्रसर रहें। ठीक है, माइनस डिवाइड ये वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्व करने तो आप कर ही सकते हो, ये आपके लिए टास्क बन सकता है। ठीक है, रिजल्ट हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, ना आए कोई बात नहीं, हर चीज के रिजल्ट नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 + 2 का रिजल्ट होता है कि 4 है, लेकिन हाथी प्लस एप्पल का रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, हाथी का मास प्लस एप्पल का मास इस तरह से ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा। तो जरूरी नहीं कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका रिजल्ट आए, लेकिन हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, ये नेसेसरी है। क्या पता हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, हमें पहले थोड़ी पता है कि ये करने पे ही रिजल्ट आएगा, इसलिए हर चीज ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो रिजल्ट आएगा, इसको आगे बढ़ाओ। ठीक है, रिजल्ट नहीं आया तो खुद आगे बढ़ो, कुछ और ऑब्जर्व करो। ठीक है, चलो तो देखते हैं एनसीआर को देखते हैं। ठीक है, एनसीआर है तो यार एक काम करते हैं कि यहां पर एनसीआर प्लस आर माइनस वन को लेता हूं। चलो आर माइनस वन को देखता हूं मैं। ठीक है, आर माइनस वन को देखता हूं, इसको अगर मैं ऐड करूं,
इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। एनसीआर +1 करते हैं, चलो +1 करते हैं। यहां तो बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी यार। एन फैक्टर यहां ऊपर एन है, यहां n+1 ले लो, ठीक है, 2 ले लो, 3 ले लो, इस तरह तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, बट एडजेसेंट रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऊपर हम सेम रखना चाहते हैं इसलिए n फैक्टोरियल ले लिया, नीचे r और r+1 ले लिया, यानी कि मान लो r की वैल्यू 2 है तो nc2 + nc3, इनको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ऑब्वियसली कर क्या सकता हूं मैं, ये पता है, ये पता है, लिखूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, अगर कुछ रिजल्ट मिलेगा तो वो एज अ रिजल्ट इक्वल टू में इसके आगे लिख दूंगा, नहीं मिलेगा आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, यही तो ऑब्जर्वेशन है। जो पता है वो लिखो, ठीक है, क्योंकि और क्या ही लिख सकते हो आप, जो पता है वो लिखोगे, आपने लिख दिया, ठीक है। फिर ऑब्जर्व करोगे, कुछ दिखेगा तो वो रिजल्ट बनेगा, नहीं दिखेगा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल n माइनस r -1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है। तो भाई यहां पर अब जो फैक्टोरियल का ज्ञान है उसके जरिए ऑब्जर्व करते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली r+1 फैक्टोरियल को अगर मैं देखता हूं तो मुझे यहां क्या मिलता है, इसको लिखता हूं सिर्फ मैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा r+1 मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल इसके बराबर। अब n माइनस आर को देखूं, ठीक है, और n माइनस आर -1 को देखूं, ठीक है। आप एक काम करो, यहां ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, बात तो वही रहेगी। n माइनस आर एक नंबर है, उस नंबर से आपने एक नंबर घटा दिया है, इट मीन्स ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसको अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा n माइनस आर मल्टीप्लाई n माइनस आर -1 फैक्टोरियल, जो उससे छोटा नंबर है उसका फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बना दूं ताकि ये अलग ये अलग। तो अब अगर मैं देखूं तो यहां से भाई r फैक्टोरियल देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, n फैक्टोरियल तो ऊपर से कॉमन है, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल कॉमन है, ठीक है। r फैक्टोरियल आपका कॉमन आ रहा है, देखो ये रहा r फैक्टोरियल और इसमें से ये रहा r फैक्टोरियल, कॉमन ले लिया। अब यहां पे देखूं तो मैं n माइनस आर -1 फैक्टोरियल आपका देखो कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो n माइनस आर -1 फैक्टोरियल मेरे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ओके डन। तो अब बचा क्या मेरे पास, ब्रैकेट लेते हैं, यहां क्या बचेगा भाई, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल कॉमन, बचा क्या यहां पर n माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर, तो डिनोमिनेटर में सिंपली लिखा n माइनस आर, ठीक है, प्लस यहां n फैक्टोरियल कॉमन, ठीक है, r+1 बचा, r फैक्टोरियल तो बाहर जा चुका है, 1/r+1, ठीक है, n माइनस आर -1 फैक्टोरियल तो कॉमन आ चुका है बस। तो अब क्या करेंगे, अगला पार्ट है सिंप्लीफिकेशन, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस आर -1 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई r+1 प्लस n माइनस आर, r+1 प्लस n माइनस आर, ठीक है, r से r कैंसिल, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, n माइनस आर मल्टीप्लाई r+1, ठीक है, r+1। इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम, क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे का लॉजिक मैं बताता हूं। क्योंकि देखो सब फैक्टोरियल फैक्टोरियल है, अगर कोई भी नंबर उससे एक नंबर बढ़ा गया तो जस्ट मर्ज करके उस नंबर का फैक्टोरियल लिख देंगे हम, ठीक है, तो इसलिए अभी नहीं करते हैं। तो अब देखो बचा क्या, n+1 बचा, n+1 मल्टीप्लाई n, ठीक है, यहां पे देखो n+1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल लॉजिक है। तो भाई न्यूमरेटर मेरे पास क्या बन गया, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई r+1, सिमिलरली ये क्या बन जाएगा, r+1 फैक्टोरियल, ठीक है, ये क्या बन गया आपके लिए, r+1 फैक्टोरियल बन गया। अब n माइनस आर -1, ठीक है, फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई n माइनस आर इससे बड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब यहां पर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन का, सच में कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो अब क्या करा जाए, सोचा जाए, सोच की शक्ति तो है ही हमारे पास, ठीक है। तो भाई यहां पर n+1 है, अगर यहां पर भी n+1 होता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n, +1 चाहिए ना तो +1 कर दो और -1 कर दो, तो -r -1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां r+1 है, यहां -r -1 है, तो अब स्मार्टनेस हम दिखाएंगे, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n+1 माइनस कॉमन लेके r+1 फैक्टोरियल, ये एक और ब्रैकेट। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास n+1 c r+1, लो भाई यहां पर काम हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू n+1 c r+1 के इक्वल है, ठीक है। हालांकि ये फॉर्मूला शायद आपके सिलेबस में नहीं है, जहां तक मुझे याद है ये वाला फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जो मैंने पहले लिखा था r-1 ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो अभी तो प्लस ही रखते हैं क्योंकि हमने ये डिस्कवर किया है। तो हमने देखा ऑब्जर्वेशन के जरिए आप कुछ भी डिस्कवर कर सकते हो, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक रास्ता है, आपने नेचर से बात किया है, ठीक है। रटी हुई चीज भूल सकते हो, रटी हुई चीज शायद आप भूल जाओ,
लेकिन ठीक है, मान लो ये आपने ऑब्जर्व भी किया है और स्टिल आप भूल गए, लेकिन आपको पता है ना कि ये आता कैसे है। तो जहां पर आप बिल्कुल ही अपने हथियार डाल चुके होगे एग्जाम के अंदर कि अब मुझे ये करना ही नहीं है, तो वहां पर आप उस एग्जाम के अंदर 1 मिनट के अंदर इस चीज को डिस्कवर करोगे और उस क्वेश्चन को करके आ जाओगे। तो हुआ ना, ज्ञान के जरिए मार्क्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन रटी हुई चीज के जरिए मार्क्स आने में प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। याद हुआ रहा तो ठीक, नहीं रहा तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है करना क्या है। ठीक है, इसलिए राइट वे हमेशा काम आता है। तो चलो R-1, अब आप लोग यहां पर पॉज करके इसको प्लीज खुद से एक बार सॉल्व करो। NCR प्लस NCR-1, ठीक है, R-1 इसको सॉल्व करो। इसके ऊपर आपके जेई में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करो और देखो क्या रिजल्ट आता है, और उसी रिजल्ट को हम एज अ फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन आप डिस्कवर करो। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने पॉज कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लो, ठीक है, और खुद करो, क्योंकि मैं इसको अब फटाफट करूंगा, क्योंकि प्रोसीजर तो हम जानते हैं। लेट्स सेव सम टाइम, ठीक है। तो ये बन गया, अब मैं करने जा रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपने कर लिया है, ठीक है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस r, क्योंकि ये माइनस है तो n माइनस r, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब भाई ऑब्वियसली यहां पर हम देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या है, ठीक है। r फैक्टोरियल r-1 छोटा है, तो ये बन जाएगा आपके पास r इंटू r-1 फैक्टोरियल। n माइनस r है, n माइनस r एक नंबर है, ठीक है, मान लो 3 है, तो ये 3 है तो ये 3 + 1 है, यानी कि ये बड़ा है। तो यहां पर ये वाला पार्ट बन जाएगा n माइनस r + 1 मल्टीप्लाई n माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल। देखो कैसे बनेगा ये भी देखो, n माइनस r + 1 है, अगले नंबर में आप -1 कर देते हो, तो यहां पर अगर ये 3 + 1 4 है, तो अगला क्या होगा 3 फैक्टोरियल, यानी 4 में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा n माइनस r बचेगा, ठीक है। तो अब यहां पर हमने लिख लेते हैं, ठीक है, कॉमन क्या क्या चीजें ली जा सकती हैं वो देख लेते हैं अब। तो भाई यहां से n फैक्टोरियल, ठीक है, r-1 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, तो कॉमन ले लेते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r-1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां से n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, कॉमन आ गया। तो अब बचेगा क्या मेरे पास 1 में r प्लस, यहां बचेगा मेरे पास 1 में n माइनस r + 1, और जस्ट अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या जाएगा n माइनस r + 1 प्लस यहां पर आ जाएगा r, ठीक है। तो r से r कैंसिल, बचा क्या n + 1, ठीक है। तो n + 1 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r इंटू r-1, r वाले साथ लिख देते हैं, r इंटू r-1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस r + 1 मल्टीप्लाई n माइनस r फैक्टोरियल। लो भाई डिस्कवरी हो चुकी है, और वो डिस्कवर्ड रिजल्ट क्या है मेरे पास, न्यूमरेटर देखो क्या बन गया आपके पास n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये बन गया आपके पास r फैक्टोरियल, ठीक है, और ये बन गया n माइनस r + 1, ठीक है। तो ये बन गया n माइनस r + 1 फैक्टोरियल। अब अभी भी एनसीआर जैसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर में n + 1 है, तो डिनोमिनेटर में भी n + 1 होना चाहिए, और इतनी तो स्मार्टनेस हमारे अंदर है ही। इस 1 को आगे करो, r को पीछे करो, तो ये क्या बन गया n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n + 1 माइनस r फैक्टोरियल, n + 1 n + 1, डन। तो ये इक्वल टू क्या गया n + 1 CR, ठीक है। तो ये रिजल्ट बन गया n + 1 CR, ठीक है। फॉर्मूला याद करोगे भूल सकते हो, ऑब्जर्व करोगे भूल भी गए तो निकाल लोगे, और निकाल लोगे तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, क्योंकि आपके पास 3 मिनट होते हैं ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। और उस 3 मिनट में क्वेश्चन करने में तो 1 ही मिनट लगेगा या 1.5 मिनट लगेगा, आपके पास अभी भी 1.5 मिनट का टाइम है, भूल चुके हो तो ढूंढ लोगे, क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया है। आज सब ऑब्जर्व करो ताकि एग्जाम में सोचना ना पड़े, क्योंकि एग्जाम में सोचोगे तो पेपर कब करोगे, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, तो ये देखो हेंस डिस्कवर्ड। अब इसी के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है, एक एज अ फॉर्मूला दिए जाते हैं, एज अ फॉर्मूला दिया जाता है कि एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर + 1, ठीक है। इसको आप डिवाइड करो, देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो डिवीजन कर सकते हैं हम, ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऑब्वियसली चीजें कटेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो हर परिस्थिति आती है। तो डिवीजन वाले फॉर्मूले को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लस वाला देख लिया, अब डिवीजन वाला देखते हैं, एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर + 1 को देखते हैं, इसमें क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो क्या होगा, बस सिंपली ऑब्जर्व करेंगे, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब डिवीजन वाले पार्ट को रेड कलर से लिखते हैं, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r + 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस r - 1 फैक्टोरियल, मैंने +1 लिया है, ठीक है, +1 लिया है, तो ऑब्जर्व करो ये कट गया,
ठीक है। अब ये r प्लस वन है, ये r है, तो इधर से फैक्टोरियल हटाओ और ये r फैक्टोरियल को काट दो, क्योंकि r प्लस वन फैक्टोरियल क्या होगा, r प्लस वन मल्टीप्लाई r फैक्टोरियल, लो डिवाइड हो गया। n माइनस आर इज अ नंबर, n माइनस आर इज अ नंबर, उसमें माइनस वन है, उसमें माइनस वन है, ठीक है। तो यानी कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो यहां से आप फैक्टोरियल हटाओगे और ये डिवाइड हो जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, ये r प्लस वन ऊपर चला गया, तो r प्लस वन डिवाइडेड बाई n माइनस आर, लो भाई रिजल्ट आ गया। और ये भी आपका शायद जेई में नहीं आता है, जेई में जो फॉर्मूला है उसमें अगेन r माइनस वन है, और ये तो हमने ऑब्जर्व करने के लिए किया है, ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए लिखा है। बाकी प्लस वन भी आ जाए, मान लो आउट ऑफ द सिलेबस भी पूछ लिया, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, हम काबिल हैं उस चीज को सॉल्व करने के लिए, अब हम घबराएंगे नहीं, यार प्लस वन का तो फॉर्मूला याद था, सॉरी माइनस वन का फॉर्मूला याद था, ठीक है, लेकिन प्लस वन का क्या होगा। अब अगर एक एग्जामिनर को ये चेक करना है कि क्या आप थिंकर हो या नहीं हो, अगर थिंकर हो तो प्लस वन है माइनस वन है क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपने चीजों को याद कर रखा है, हाँ भाई टिप्स एंड ट्रिक्स में तो यार प्लस वन का था, ठीक है, माइनस वन सॉरी माइनस वन का था, प्लस वन का था ही नहीं, अब मैं कैसे करूं, चलो छोड़ दो इस क्वेश्चन को। जहां आप थिंकिंग की मदद से 4 नंबर ला सकते हो, वहीं आप चीजों को याद करके उस 4 नंबर को, अगर आपके पाले में बॉल आई तो ही आप 6 मार पाओगे, वरना आपके पाले से जरा से भी हटके बॉल आई तो क्लीन बोल्ड हो जाओगे, ठीक है। तो यहां पर थिंकिंग का फायदा मिलता है, ठीक है। r माइनस वन का देखना है, लो भाई कर लेते हैं, यहां पर बचा क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, ये r माइनस वन r से छोटा है तो इसको हटाओ, इसको काटो, ठीक है। अब इतना तो हमारा ब्रेन ओपन हो गया कि हम फटाफट कर सकते हैं। n माइनस आर इज अ नंबर, n माइनस आर इज अ नंबर, उसमें प्लस वन है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका फैक्टोरियल हटाओ, इसको काटो, तो ये चला गया न्यूमरेटर में, यानी आंसर है n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर। हाँ यही वो फॉर्मूला है जो आपके जेई में जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हम इसको याद करके जाते हैं, ठीक है, वहीं गलती हो जाती है, याद नहीं करना है, ठीक है। ये आ गया कर लिया, मान लो याद था कर लिया, भूल गए तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ऑब्जर्व्ड है तो बना लेंगे, अगर प्लस वन दे दिया तो भी कर तो पाएंगे ना, एटलीस्ट 0 नंबर तो नहीं लाएंगे, छोड़ के तो नहीं आएंगे, इसीलिए मैं कहता हूं नॉलेज के पीछे भागो, मार्क्स आपको आएंगे ही आएंगे, उस केस में आपके मार्क्स आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है, और वो मार्क्स आपकी नॉलेज की परख को दर्शाएंगे कि आपके पास कितनी नॉलेज है, ठीक है। चलो तो भाई यहां पर हमने वो फॉर्मूलाज देख लिए, अब हाँ इस पे भी फॉर्मूला है NPR डिवाइडेड बाई NPR माइनस वन। अब ये मैं आप लोगों के लिए टास्क छोड़ता हूं कि आपकी बारी है, आप करो इसको, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर चीज जो बुक में लिखी है, ठीक है, वो हम बोर्ड पे करें, हमें सिर्फ रास्ता जानना है और बाकी का काम आप भी कर सकते हो, क्योंकि इन दी एंड आपको अपने आप को सक्षम बनाना है थिंकर बनाने के लिए, ठीक है, अपने आप को काबिल बनाना है उन चीजों के लिए जिस चीज के लिए आप फ्यूचर में बैटल करने वाले हो, अपने आप को दुनिया में सबसे आगे ले जाने के लिए, तो उसके लिए आपको एक ऑब्जर्वर और एक थिंकर बनना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे तो ऑब्जर्वेशन हो गई, अब बारी आती है सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग, ठीक है, यहां पर परिस्थिति को ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पास n बॉक्सेस हैं, ठीक है, n बॉक्सेस हैं, और इसमें मुझे चीजों को n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो मैं कितने वेज में अरेंज कर पाऊंगा, सिंपली n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर पाऊंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज सर्कुलर पैटर्न में रख दी जाए, ठीक है, सर्कुलर पैटर्न में रख दी जाए, ठीक है, अभी भी n बॉक्सेस ही है, ठीक है, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल के लिए 3 बॉक्सेस ले लेता हूं, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, ठीक है, यहां पर मैंने 3 बॉक्सेस ले लिए। अब जरा लॉजिकली सोचो, थिंकिंग पावर को अपनी एनहांस करो, ठीक है। अगर यहां पर एक डाल देता हूं, यहां बी पर्सन को बैठा देता हूं, यहां मान लो ये टेबल है, ठीक है, राउंड टेबल है, सर्कुलर टेबल है, इस पे एबीसी बैठे हैं, ठीक है, और फिर अगर मैं यहां पर इन्हीं चीजों को, ठीक है, ऐसे लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को भी देखूं, यहां पर आपके लिए ए यहां बैठ गया, बी यहां बैठ गया, सी यहां बैठ गया, ठीक है। अगर ये लीनियर होता, लाइन में होता, तो ये डिफरेंट पैटर्न है। अब बात आती है क्या अभी भी ये डिफरेंट पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर हमारी बारी आती है ऑब्जर्व करने की, तो अगर मैं देखूं ए से अगर मैं पूछूं, तो मान लो मैं ए हूं, बी यहां बैठा है, सी यहां बैठा है, तो मेरे लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, ठीक है। अब मैं ए को यहां ले आता हूं और ए यहां पर आ गया, लेफ्ट में अभी भी बी है, राइट में अभी भी सी है, तो यानी कि पर्सन के लिए ओरिएंटेशन बी और सी की अभी भी सेम है, इट मीन सर्कुलर पैटर्न में ये दोनों चीजें क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स कि हम इन दोनों को डिफरेंट कंसिडर नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट, सिंपल सा कहानी है, ठीक है। अब अगर मैं ए को यहां ले आऊं,
बी को यहां ले जाऊं, सी को यहां ले जाऊं, अभी भी बात वही है। ए के इस साइड, यानी कि देखो आप वो ऐसे देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो ये क्लॉकवाइज ए से क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी आएगा, और ए से अभी भी मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो बी आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो सी आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो सी आ रहा है। पैटर्न अभी भी सेम है। तो सर्कुलर पैटर्न पे क्योंकि आप एक लूप बना लेते हो, इसलिए फर्स्ट चीज और लास्ट चीज, ठीक है, जो है, ठीक है, अगर आप इस लूप को एक एक पॉइंट आगे भी ले जाओ, मान लो यहाँ ए बी सी डी और ई है, ठीक है, और आप एक पॉइंट आगे ले जाओ, यहां ई कर दो ए बी सी डी, तो अभी भी ये पैटर्न क्या है, सेम है। लीनियर मत देखो इसको, सर्कुलर देखो, ये पैटर्न अभी भी सेम है। यानी कि ये लोग टेक्निकली सेम सीक्वेंस में बैठे हैं। मान लो एक कड़ा पहन रखा है आपने, ठीक है, कड़ा पहन रखा है, यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिक है नेचर में, उसमें ए बी सी डी ई ऐसे आपने 5 मोतियां लगा दिए, ठीक है। अब कड़े को आपने मोतियां लगा दी, अब अगर आपने कड़े में जो मोतियां लगा रखे उसको रोटेट कर दोगे तो भी तो वो सीक्वेंस सेम ही रहेगा ना। एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन है और यही हमारे पास रिजल्ट है। तो अब बात आती है, तो भाई सर्कुलर फॉर्म में आपके यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट या डिफरेंट अरेंजमेंट कह लो आप, कितने होंगे। इट मींस हमें काउंटिंग करनी है। तो अब काउंटिंग करते हैं, तो हम कहते हैं कि यार एक बार को ना काउंटिंग को आप सिंपली करो कि मान लो ये सर्कुलर नहीं है तो कितने फॉर्म में अरेंज करोगे। सिंपली अगर इस एग्जांपल को लेके चलता हूं मैं, ठीक है, तो यहां पे मैं चार बॉक्सेस कर देता हूं, ठीक है, 4 बॉक्सेस कर देता हूं। ये सी है, ये डी है, इसको मैं रब ही करता हूं। मान लो मैं 4 ले लेता हूं, 3 छोटा नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, मैंने 4 बॉक्सेस लिए। तो इन 4 बॉक्सेस में या 4 टेबल चेयर्स पे 4 लोगों को मुझे बैठाना है। तो सिंपली अगर मैं कहूं ये लीनियर होता तो कितने वेज में वो अरेंज होते, 4 फैक्टोरियल वेज में वो अरेंज होते। सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो 4 टेबल्स हैं, 4 टेबल्स पे बैठाना है, तो 4 टेबल्स पे आप उनको कितने वेज में बैठा सकते हो। पहले टेबल पे 4 ऑप्शन है, दूसरे टेबल पर 3 ऑप्शन है, अगले टेबल पर 2 ऑप्शन है, लास्ट टेबल पर 1 ऑप्शन है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, यानी 4 फैक्टोरियल वेज में आप उनको अरेंज कर सकते हो। लेकिन अब उन्हीं सारी अरेंजमेंट्स की मैंने लिस्ट बना ली, ठीक है, ये सारी अरेंजमेंट की मैंने लिस्ट बना ली। लेट्स से अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, इसलिए लिस्ट लेकर आएंगे। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मैंने पिक किया, ठीक है, मान लो ये वाला अरेंजमेंट मैंने पिक किया। अब इस अरेंजमेंट में, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के अंदर ए यहां बैठा था, बी यहां बैठा था, सी यहां बैठा था, डी यहां बैठा था, क्योंकि यहां पर सारी पॉसिबिलिटीज है, लीनियर की तरह लिया है, ठीक है। तो ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। इस ऑब्जर्वेशन के अंदर एक अरेंजमेंट ऐसा भी होगा जहां पर यहां पे ए बी सी डी था, तो यहां पर आएगा बी सी डी ए। एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा, एक ऑप्शन ऐसा आएगा जहां पर होगा सी डी ए बी, ये भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको। सिंपली इसको सर्कुलर मानने के बजाय लीनियर मानो। लेकिन अब देखो, अगर ए यहां पर है, ऐसे कितने अरेंजमेंट आपको मिलेंगे, बस यही तो डिस्कवर करना है। यानी कि ये और ये सेम है, तो ये जो सेम वाली चीजें हैं ये कितनी बार आपको मिलेंगी, ये कितनी बार आपको मिलेंगी, बस ये ढूंढ लिया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया। सोच के देखो कि उन चारों अरेंजमेंट को आप, सॉरी 4 कह रहा हूं, यहां पे 4 देख के मैंने 4 बोल दिया। मान लो वो एन अरेंजमेंट है, सॉरी एन तो मैं वहां पे बोलूंगा, मान लो वो एम अरेंजमेंट है, एम बार जो अरेंजमेंट है वो उसको आप एक ही मान रहे हो, तो जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आई हैं उसको एम से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। यस और नो। जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था 24 बॉलें थी, हर 6 बॉल एक जैसी थी। तो आप आइडेंटिकल बॉल्स बताना चाहते थे, मतलब कितने टाइप्स ऑफ बॉल है, तो 24 को आपने 6 से डिवाइड किया था, तो 4 टाइप्स ऑफ बॉल आई थी। तो यहां पर ये सब सेम है, अगर ये सेम है तो उन सबको कंबाइन करके एक मानो, ठीक है। तो मान लो यहां पर 6 चीजें सेम है तो डिवाइडेड बाई 6, 7 चीजें सेम है, 7 अरेंजमेंट सेम है, डिवाइडेड बाई 7, काम खत्म। बेसिक मैथमेटिक्स। तो अब देखो ये अरेंजमेंट कितनी बार अपने आप को सेम बोल सकती है। ए यहां पर है, बी यहां पर है, तो अब यहां से क्या किया जाए, ए यहां ले आते हैं, बी यहां ले आते हैं, सी यहां ले आते हैं, डी यहां ले आते हैं, एक अरेंजमेंट, ठीक है, एक हो चुकी है, ये दूसरी अरेंजमेंट। अब अगली अरेंजमेंट में ए यहां आ जाएगा, बी यहां, सी यहां, डी यहां, हमें सेम टाइप को डिस्कवर करना है, ठीक है। फिर उसकी अगली अरेंजमेंट में ए यहां, बी यहां, सी यहां, डी यहां, ठीक है। उसकी अगली में तो वापस से वही हो गया, ठीक है। तो जो ये 4 फैक्टोरियल हमने वेज निकाले हैं उसमें ये दोबारा नहीं आने वाला है। इट मींस कि इस पूरी लिस्ट में 4 बार देखो, एक बार यहां ए है, 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 और उसके बाद पैटर्न सेम है, ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है। ये कितनी बार आपको देखने को मिलेगा, जितने नंबर ऑफ पर्सन है यहां पर, उतने ही नंबर ऑफ बार आपको ये देखने को मिलेगा, उतने ही नंबर ऑफ बार आपको ये देखने को मिलेगा। यानी कि इस पूरी लिस्ट में हर एक पार्ट को, जो एक लिस्ट आपने पकड़ी, लिस्ट का एक सेक्शन आपने पकड़ा, वो 4 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज, 4 फैक्टोरियल आपका कितना होता है, 4 3 12, 12 2 24, यानी कि उस 24 अरेंजमेंट में से
4 अरेंजमेंट हर एक टाइप की, जो भी आप एक अरेंजमेंट पकड़ोगे वो 4 बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मींस 24 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया आपके पास 6। ठीक है, 24 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास 6 अरेंजमेंट्स ही निकल कर आएंगे। या फिर आप इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में देखो तो 4 फैक्टोरियल को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 तो कट गया, 3 to 1 बचा, यानी कि 3 फैक्टोरियल। इट मींस यहां पर अगर आप फॉर्मूला बनाते हैं, n नंबर ऑफ पीपल्स है तो अरेंजमेंट कितनी हो सकती है, n फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो सकती है। उस n फैक्टोरियल अरेंजमेंट में से कोई भी एक अरेंजमेंट अगर आप पकड़ोगे तो उसकी n नंबर ऑफ कॉपीज होंगी। 4 था, अगर मान लो यहां 5 होता, ठीक है, तो ए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आता। 6 सीट्स होती तो एक बार ए यहां 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 1 2 3 4 5 6, यानी कि n टेबल्स हैं तो n नंबर ऑफ टाइम्स वो उनकी अरेंजमेंट आपकी यहां पर क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो इट मींस n फैक्टोरियल को n से डिवाइड कर दो, n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, उसमें से n नंबर ऑफ अरेंजमेंट सेम है, हर एक टाइप की हर एक अरेंजमेंट जो है वो n बार अपने आप को रिपीट कर रही है। तो यहां पर n फैक्टोरियल को n से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। ऑब्जर्वेशन के जरिए कुछ भी ढूंढा जा सकता है। सर्कुलर परमुटेशन सोच के हम लोग सोचते हैं यार वो सर्कुलर परमुटेशन पे फॉर्मूला ना आ जाए, अभी तो बस एनसीईआरटी ही हुई है मेरी, ठीक है, क्या करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे ताकि हमारे मन से सारा डर खत्म हो जाए, ताकि हम एक असली ऑब्जर्वर बन जाएं। ऑब्जर्व किया, रिजल्ट आ गया कि अगर आपके पास n पीपल्स हैं और उनको सर्कुलर फॉर्मेट में सर्कुलर टेबल पे उन्हें अरेंज करना है, ठीक है, तो उनकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगी वो कितनी होगी, n-1 फैक्टोरियल। लीनियर में कितना होता, n फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पर कितना होगा, n-1 फैक्टोरियल। काम खत्म। वी डिस्कवर्ड, हमने ये डिराइव भी नहीं किया है, देखो मैं कभी नहीं बोलता कि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, हमने इस चीज को डिस्कवर किया है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के जरिए। अब बात आती है अगली ऑब्जर्वेशन की, ये और भी इंटरेस्टिंग है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। ठीक है, यहां पे तो परिस्थितियां बनती हैं और इन चीजों पर एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, वो एडवांस की कॉपी करके आपको मेंस में डाल देते हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज में तो आपने किए ही होंगे, लेकिन स्टिल पीवाईक्यूज करके याद नहीं करना है, इस परिस्थिति को समझ लेना है, क्योंकि देखो इन्हीं परिस्थितियों पे सवाल आने वाले हैं। जब सवाल आने वाले तो इन परिस्थितियों को समझ लो, ताकि क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा ना कौन सी परिस्थिति है, और अपना दिमाग यूज करके वहां पर जवाब लगा देना, काम खत्म। ठीक है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। तो अब यहां पर होता क्या है, मान लो आपके पास ठीक है के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसमें आपको इनको दो ग्रुपों में बांटना है। किसमें बांटना है, दो ग्रुप्स में बांटना है, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, कितने पॉसिबल मतलब ग्रुप्स में बांटना है आपको, ठीक है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट अभी कॉम्बिनेशन में मत चले जाना, यहां पे ग्रुप का साइज आपका डिफरेंट है, ठीक है, ग्रुप का साइज आपका डिफरेंट है। लेट से ग्रुप 1 में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे और ग्रुप 2 में आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, तो k टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएगा, m+n। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि आपके पास k नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर मैं बोल सकता हूं m+n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। इनको आपको दो ग्रुपों में डिवाइड करना है और कितने पॉसिबल वेज में आप इन ग्रुप्स को बना सकते हो, ठीक है। तो चलो यहां पर मैं बॉक्सेस बना लेता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं यहां पर वैसे तो 8 है, लेकिन आप अज्यूम करना कि यहां पर m+n बॉक्सेस है, ठीक है, और इसमें मैंने इनको दो भागों में बांट दिया। ये साइज m को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइज n को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहां पर m एलिमेंट्स हैं, यहां पर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर n एलिमेंट्स हैं। आप देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स m+n। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, जो आता है वही करते हैं। मान लेते हैं m+n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन बॉक्सेस में कैसे करेंगे, सिंपली m+n फैक्टोरियल, ठीक है। आपके पास k एलिमेंट्स हैं, k एलिमेंट्स को k बॉक्सेस में कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हो, k फैक्टोरियल। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, m+n, तो कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज करोगे, m+n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में अरेंज करोगे। तो आपने यहां कर दिया, ठीक है, आपने यहां कर दिया, सिंपली अरेंज हो गई, लिस्ट बन चुकी है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, ये रही वो लिस्ट, ठीक है। अब उस लिस्ट में से यहां पर हर में अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है हमने, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर इतने एलिमेंट्स जो हैं, आपने एक पार्टीशन बना दिया कि भाई ये एलिमेंट जो है वो ग्रुप 2 को बिलोंग कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1 को बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहां सारे पॉसिबल अरेंजमेंट है, ऑब्जर्व फील, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाली चीज है। यहां पर सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स की हर एक पॉसिबिलिटी, पहली बार ये यहां, फिर अगली बार ये यहां, वहां वहां वहां, दूसरा वाला यहां वहां करके जितने पॉसिबिलिटीज की लिस्ट बन चुकी है, कैसे, m+n फैक्टोरियल के जरिए, नंबर ही काउंट कर रहे हैं। अब इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको देखो, सिर्फ आप किसी एक पर्टिकुलर लिस्ट को पकड़ो,
एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को पकड़ो, ठीक है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को पकड़ो। जो एलिमेंट्स ग्रुप 1 के अंदर बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट्स मान लो यहां बिलोंग कर रहे हैं, यहां पर भी बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है, एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं है। जो एलिमेंट्स यहां पर बिलोंग कर रहे हैं वही एलिमेंट्स यहां पर भी बिलोंग कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूं अभी मैं, ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं। बस फर्क क्या है, क्योंकि ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये सारी क्या है, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है। लेकिन मान लो यहां पर ए बी सी डी ई है, ठीक है, यहां पे एफ जी एच है, ठीक है, इतना ही है। तो यहां पर भी यहां क्या है, बी सी ए ई डी है, यहां एच जी एफ है, ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है, सिर्फ ये डिफरेंस है। अब फील करो, आपको ग्रुप बनाना है। कॉम्बिनेशन में आप ग्रुप ही बनाते थे, बट वहां पर हर बार क्या होता था, सेम साइज का ग्रुप होता था। बट अब आप डिफरेंट ग्रुप्स बना रहे हो, 2 डिफरेंट ग्रुप बना रहे हो, तो फॉर्मूला के रास्ते तो हम वैसे भी नहीं बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन के रास्ते बढ़ना है। अब क्योंकि ये ग्रुप है, आपने सारी अरेंजमेंट देख ली एम प्लस एन फैक्टोरियल, क्योंकि ये ग्रुप है तो भाई ये और ये इनके ऑर्डर से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में थोड़ी ना फर्क पड़ता है। हाँ, अगर इनको इंडिविजुअली देखें तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट है, लेकिन आप तो ग्रुप बना रहे हो, आप कंबाइन करके एक कलेक्शन बना रहे हो, दैट्स इट। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये दोनों ग्रुप क्या है आपके, सेम है। अब यही सेम एलिमेंट पहले 6 डब्बों में कई बार आए होंगे, ठीक है, और वही 6 एलिमेंट को आप पहले 6 डब्बों में 5 डब्बे, सॉरी 1 2 3 4 5, यहां पे एग्जांपल में 5 है, उन 5 डब्बों में ए बी सी डी ई को ही आप कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हो। तो एम एलिमेंट 5 डब्बे 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो भाई ये 5 फैक्टोरियल वेज में, या फिर एम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो एम फैक्टोरियल वेज में आपने इनको अरेंज कर सकते हो, आप इनको अरेंज कर सकते हो। इट मींस एम फैक्टोरियल एक नंबर देगा ना मुझे, मान लो यहाँ पे 5 लिया है, तो 5 कितना होता है, 24 इंटू 5 120, ठीक है। तो 120 अरेंजमेंट्स यहां पर ऐसी होंगी जो सेम होंगी, क्योंकि वहां पर एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, लेकिन है वो पहले 5 डब्बों में ही, है वो पहले 5 डब्बों में ही, लेकिन क्योंकि ग्रुप बनाना है तो उनको सेम माना जाएगा। यानी कि इस पूरी लिस्ट को, पूरी लिस्ट में कोई भी एक अरेंजमेंट उठाऊंगा उसकी 120 कॉपियां मिलेंगी मुझे, वहां पर 120 कॉपीज मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, अगर वो 120 अरेंजमेंट, देखो 5 एलिमेंट्स आगे हैं तो रिमेनिंग 3 एलिमेंट ही पीछे जाएंगे, वो ग्रुप 2 में जाएंगे, यस और नो, जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहां पर 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 कॉपीज मिलेंगी, तो वो 120 कॉपीज एक को रिप्रेजेंट कर रही है, सिंगल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इट मींस इस पूरे रिजल्ट को अगर मैं m फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो मेरे को यहां पर ज्यादा सटीक रिजल्ट मिला, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स बताने हैं ना, ठीक है। तो ये ग्रुप इसी तरह 120 और ग्रुप वो क्या है, सेम टू सेम है, ठीक है। तो अगर मैं इसको m प्लस एन फैक्टोरियल बोलूं तो ग्रुप की काउंटिंग तो ज्यादा हो गई, क्योंकि एक्चुअली में बहुत 120 ग्रुप तो एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बारी आती है अगली चीज, आपने ग्रुप 1 के लिए तो कर लिया भाई, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 1 आपने यहां देख लिया। अब उसी ग्रुप 1 के अंदर अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, ग्रुप 1 बना लिया, सिंपल। अब इस ग्रुप 1 को देखो, ठीक है, ग्रुप 1 से आपने 120 एलिमेंट को एक कर दिया, 120 एलिमेंट को सिंगल कर दिया। अब बारी आती है ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में भी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 2 में भी जो एलिमेंट्स हैं, अब उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान देना, ठीक है। ग्रुप 1 को आपने किया, ग्रुप 2 में भी इस केस में 3 एलिमेंट है, तो ये 3 एलिमेंट को भी आप 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यहां पर 3 है, मान लो n बोल देता हूं, तो n फैक्टोरियल वेज में आप अरेंज कर सकते हो, यानी कि n फैक्टोरियल अरेंजमेंट जो यहां पर होंगी, पहले आप 120 को एक कर चुके हो, अब उसमें से अगर आप ग्रुप 2 को देखोगे तो वहां पर भी कई ग्रुप्स ऐसे होंगे जिसमें आप FGH की जो अरेंजमेंट है, FGH की जो अरेंजमेंट है, अगर आप उसको देखोगे, ठीक है, तो उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो n फैक्टोरियल वेज में करी जा सकती है, और वो भी तो एक ही ग्रुप कहलाएगा, वो भी तो एक ही ग्रुप कहलाएगा। तो इट मींस उनके जो नंबर ऑफ ये बोलूं मैं रिपीटिशंस हैं, ठीक है, उसको भी आप कंबाइन करके क्या कर दोगे, एक कर दोगे। तो ग्रुप 2 कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज हो रहा है आपका, n नंबर ऑफ वेज में, n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज में अरेंज होगा, यानी n फैक्टोरियल ग्रुप्स जो हैं वो एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया, वो इस वाले केस के हिसाब से 120 को 1 कर दिया। अब जो रिमेनिंग बचे हैं उसको अगर मैं n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो वो यहां डिनोमिनेटर में ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये बन गया टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स। अगर आप उसको m/n के फॉर्मेट में ग्रुप्स बना रहे हो तो कितना सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो यहां पर हमने ढूंढ लिया। अब देखो यहां पर अगेन ये हो गया मेंस का लेवल, चलो अब एडवांस के लेवल पे बढ़ते हैं। एडवांस का लेवल मतलब यहां पर IIT कहता है, मान लो एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि भाई यहां पर भी ना 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 यहां पर भी m नंबर ऑफ पार्टीशन कर दो।
आपको दो ग्रुप्स बनाने हैं m और m के, दो ग्रुप्स बनाने हैं m और m के, ठीक है। अगले पड़ाव पर आते हैं m और m के। तो बताओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनेंगे आपको ये बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स बताना है। तो अब देखो, अब यहां पर अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूं तो n की वैल्यू तो m हो गई है, तो m प्लस m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। हम खुश, ये तो 2 मिनट में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। लो भाई आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पर हम गलती कर बैठते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई बार हम बहुत लंबा रास्ता करके आ रहे तो थक जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद सोचते हैं चलो यार ये तो फटाफट मिल गया, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नहीं, ऑब्जर्वेशन के बिना आगे मत जाओ, ठीक है। अब यहां पर अगर ए बी सी डी ई है, ठीक है, ग्रुप 2 भी बन रहा है, उसका साइज भी सेम है, उसका साइज भी सेम है, ठीक है। तो यहां 3 थे ना, ठीक है। अब अभी के केस में एफ जी एच आई जे के है, ठीक है। लेकिन आपने m प्लस एन फैक्टोरियल जब किया तो एक पॉसिबिलिटी यहां पर भी तो आएगी, जब यहां पर भी ए बी सी डी ई होगा, ठीक है। अब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप दोनों सेम ही बातें हैं, आपको सिर्फ ग्रुप्स बनाने हैं, आपको सिर्फ ग्रुप्स बनाने हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप यहां पे आपको मिल रहा है वो m फैक्टोरियल बेस में यहां तो अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहां पर भी m फैक्टोरियल बेस में रिपीट कर रहा है, लेकिन जो ग्रुप यहां है वो यहां भी आ सकता है अब, और जो ग्रुप यहां है वो यहां भी आ सकता है अब। तो कोई भी एक ग्रुप दो जगहों पर कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। यानी कि जो ग्रुप यहां मिला उसके m फैक्टोरियल कॉपीज हैं, डिवाइड बाई m फैक्टोरियल कर दिया। जो m एलिमेंट्स यहां पर हैं उसकी भी m फैक्टोरियल कॉपीज हैं, m फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। लेकिन अब जो फाइनल रिजल्ट बचा ये करने के बाद, उसमें जो ग्रुप यहां है वो ग्रुप यहां भी है, तो ये भी तो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब तो साइज सेम है ना। तो दोनों ग्रुप को आप एक टाइप का ग्रुप मान सकते हो, चाहे वो यहां हो चाहे यहां हो। तो इनको आप कितने नंबर ऑफ वेज में अरेंज कर सकते हो, क्योंकि दो ग्रुप हैं, या तो यहां या तो यहां, उसको 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। यानी कि अब हर एक चीज की जो यहां मौजूद है वो यहां भी मौजूद है, यानी कि उसकी दो दो कॉपीज अवेलेबल हैं, 2 फैक्टोरियल कॉपीज अवेलेबल है, उसको भी एक बनाना है। तो अगेन इस पूरे को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो यह आ जाएगा 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। काम खत्म, ठीक है। अब इस ऑब्जर्वेशन से स्पीड कैसे मिलेगी, ठीक है। अब आपको 2 का ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है, आपको 3 का ग्रुप बनाना है। ये समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं सही से समझ आया होगा, नहीं तो एक बार रिवर्स करके देखना, और समझने के लिए सोचना, आप समझ जाओगे, ठीक है। हमें सोचना है, सिर्फ सुनना नहीं है, सोचना है, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब यहां पर ना अगले पड़ाव पे चलते हैं। वो क्या है, आपने 2 ग्रुप्स बनाए, अब 3 ग्रुप बना दो, ठीक है। एम एन ओ, मतलब एक में m एलिमेंट्स हैं, एक में m n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक में o नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये या फिर KLM बोल देते हैं, KLM बोल देते हैं, ठीक है। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, k प्लस l प्लस, ठीक है, KLM नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, l नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यानी कि इसके अंदर और ये थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, 1 2 3 ऐसे कर लो, ठीक है। ये लो, इसमें 4 ले लो, इसमें इतने ले लो, बाकी इसमें इतने ले लो। यानी कि ये साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई टोटल अरेंजमेंट्स देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी, के प्लस एल प्लस एम, परमुटेशन निकाल लिया, सारी अरेंजमेंट हो गई, ठीक है। अब यहां जो एलिमेंट है वो के फैक्टोरियल फॉर्म में अपने आप को अरेंज मतलब ये रिपीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो डिवाइड बाई के फैक्टोरियल, यहां वाले एल फैक्टोरियल वेज में अपनी कॉपीज बना चुके होंगे, तो डिवाइड बाई एल फैक्टोरियल, यहां वाले एम फैक्टोरियल कॉपीज बना चुके होंगे, डिवाइड बाई एम फैक्टोरियल। वी आर डन। देखो वही चीज तो है जो हमने 2 में देखा था। अब 3 का ग्रुप बना रहे हैं, एक ग्रुप का साइज के एलिमेंट्स का है, एक ग्रुप का साइज एल एलिमेंट्स का है, एक ग्रुप का साइज एम एलिमेंट्स का है, के एल एम एन, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन से पैटर्न मिल गया, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन फैक्टोरियल, काम खत्म, ठीक है। अब अगर k इक्वल टू एल इक्वल टू एम हो तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k प्लस एल प्लस एम, जो कि k के ही बराबर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, एल भी k फैक्टोरियल, एम भी k फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर को मैं लिख देता हूं सीधा 3k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, k फैक्टोरियल k फैक्टोरियल k फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। क्यों, k का ग्रुप k का ग्रुप k का ग्रुप, अब यहां जो ग्रुप है वो यहां भी मौजूद होगा, यहां पे भी मौजूद होगा, ठीक है। अब इन 3 एक ही ग्रुप को इन 3 पोजीशन पर, क्योंकि आप एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बस आपको ग्रुप ही तो बनाना है, ठीक है। तो वो यहां हो यहां हो यहां हो, ठीक है, वो तीनों के अंदर मिलेगा, आपको तीनों के अंदर मिलेगा। तो उस एक एलिमेंट को कितने वेज में, इन 3 बॉक्सेस में, अब इनको एक एक बॉक्स मान लो, अरेंज कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो 3 फैक्टोरियल कॉपीज आ गई, तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल कर दिया। अगर के एल एम एन होता तो यहां पर हो जाता 4k
यहाँ पर एक और k फैक्टोरियल और यहाँ बन जाता 4 फैक्टोरियल। लो भाई आ गया पैटर्न, मिल गया। 5 का ग्रुप, 6 का ग्रुप, 10 का ग्रुप, 50 का ग्रुप, जो भी ग्रुप बनाना है। 50 होता तो 50 k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। अब भाई 4 है तो पावर 4 है ना, पावर 50 लिख दो, ठीक है, मल्टीप्लाई 50 फैक्टोरियल। वी आर डन, हमने ढूंढ लिया। देखो कितना सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक कैच है, मैंने एक क्वेश्चन के जरिए ढूंढा था इसको, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ वो कैच क्या है। ये जो ग्रुप आप बना रहे हो, इक्वल ग्रुप वाली बात कर रहा हूं मैं, इक्वल ग्रुप वाली जब मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये k इक्वल l इक्वल टू m है, ठीक है, इक्वल ग्रुप्स बना रहे हो, ठीक है, इक्वल ग्रुप्स आप बना रहे हो। अब यहां पर ना अभी आपने देखा कि अगर ग्रुप्स का साइज सेम है, मान लो 3 है यहां पर, तो ये हो जाएगा 3k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर इनके साइजेस अलग अलग होते, ठीक है, अलग अलग होते, तो k प्लस एल प्लस एम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, l फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, बस ये होता, ठीक है। आप देखो, समझो, अगर आप सिर्फ ग्रुप बना रहे हो तो ये कर रहे हो, ऑब्जर्व किया है हमने, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप यहां हो यहां हो यहां हो है तो वो ग्रुप ही। लेकिन अगर आपको वो ग्रुप बना के, एक एग्जांपल लेते हैं, 3 अलग अलग इंसानों को वो एलिमेंट्स एज अ ग्रुप देने हैं, वो एलिमेंट एज अ ग्रुप देने हैं, पॉइंट को समझना। मान लो यहां जो ग्रुप बना वो एक पर्सन ए है, उसको दिया जाएगा, यहां जो ग्रुप बना वो पर्सन बी को दिया जाएगा, और यहां जो ग्रुप बना वो पर्सन सी को दिया जाएगा। उस केस के अंदर हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, ठीक है, ग्रुप साइज सेम है, ग्रुप साइज सेम है, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप ए को जाएगा, एक ग्रुप बी को जाएगा, एक ग्रुप सी को जाएगा, ठीक है। तो वो बनेगा 3k फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल। अब आप सोचोगे यार फिर वही चीज, पहले हम ये सोच रहे थे तो हमने ये डिस्कवर किया, अब हम इसके साथ टिके तो वापस से वही आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई के एल एम की वैल्यू सेम है, तो 3k फैक्टोरियल हो गया, के कर दिया तो ये आ गया, बट अब 3 फैक्टोरियल नहीं आया, ठीक है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को मैं मतलब जनरली लोग डिफिकल्ट क्यों मानते हैं, इन सिचुएशंस की वजह से तो मानते हैं, और फिर सिचुएशन के लिए वो पैरामीटर्स याद करना स्टार्ट करते हैं। इफ दिस हैपेंड देन दिस इज द फॉर्मूला, इफ दैट हैपेंड दैट इज द फॉर्मूला। बट व्हाट इफ मैंने ऑब्जर्व किया है तो मुझे इफ एल्स दैट डॉट ये सब लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से समझ जाऊंगा। तो यहां पर भी समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऑब्जर्व करते हैं। अब सोचो भाई, ये जो ग्रुप्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास जाएंगे। तो अगर मान लो एक ग्रुप यहां भी है, यहां भी होता, मतलब अगर हम इस फॉर्मेट में जाते कि जो ग्रुप यहां है वो बी वाले पार्ट में भी तो आया होगा, इसमें भी तो आया होगा, उसको हमने एक मान लिया। लेकिन अब क्योंकि वो डिफरेंट पर्सन के पास जाना है, हम उसको 3 डिफरेंट ही मानेंगे। मान लो एक पॉसिबिलिटी में यहां पर 1 2 3 4 आया था, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 अभी कहां जा रहा है, ए पर्सन के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये डिफरेंट अरेंजमेंट कर रहे थे हम, उसमें एक पॉसिबिलिटी आई जिसमें 1 2 3 4 बी वाले ग्रुप में आ रहा था, ठीक है। तो अब हम कहें कि ये दोनों ग्रुप एक हैं, अगर ग्रुप बना रहे हैं तो यस एक है, लेकिन क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट पर्सन को जाने वाला है तो अब हम इसको काउंट करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर करना है क्या है, काउंटिंग। तो कितने नंबर ऑफ वेज में आप ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिफरेंट पर्संस को, डिफरेंट पर्संस को, ठीक है। तो अब इसको ऐसे समझो, एक ही पर्सन को ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हैं, ये रहा। लेकिन आपने मान लो 3 ग्रुप्स बनाए हैं, तो 3 डिफरेंट पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके कितने हैं, इतने हैं, काम खत्म हो गया ना, सोल्यूशन मिल गया। तो भाई क्योंकि डिफरेंट पर्सन के पास वो ग्रुप जाने वाला है, ठीक है, तो आप उसको एक काउंटिंग लोगे ही लोगे। क्यों? क्योंकि जो ग्रुप यहां आ गया वो ए को ही मिलेगा, तो बी को मिला नहीं मिला, तो बी के लिए आपको 1 2 3 4 का एक पॉसिबिलिटी यहां पर भी होनी चाहिए, क्योंकि यहां हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं ना कि भाई 1 2 3 4 अगर यहां आया तो बी को मिलेगा, यहां आया तो ए को मिलेगा, यहां आया तो सी को मिलेगा। तो 3 अलग नंबर्स में ये 3 अलग पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर एक ही आदमी को देना है तो यहां आ जाए, यहां आ जाए, यहां आ जाए, भाई बात एक ही है, क्योंकि मिलना इसी को है, ठीक है। तो वो 3 फैक्टोरियल वेज सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। बट इस केस में जब 3 अलग अलग लोगों को देना है तो भाई वहां पर वो तीनों केस अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ही हैं, तो वो डिवीजन में काउंट नहीं करेंगे। और ये रहा आपका वो रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब एक लास्ट एक बच्चों जैसी चीज है, इसको हम लोग पता नहीं क्यों शो ऑफ करते हैं इतना ज्यादा, ठीक है, गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वीडियो तो लंबी हो गई है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि छोटी बनाऊं, पर पता नहीं कैसे, अब कंटेंट ही होता है, अब उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, है ना, एक मोमेंटम बना है तो वो चीज़ है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो, फिर इसको कंटिन्यू करो, ठीक है। देखो, पढ़ाने वाली वीडियोस अमूमन चली ही जाती हैं 1 घंटे तक, ठीक है, 1 घंटे तक वो चली जाती हैं, ठीक है। लेकिन अब उसमें
उसको हम लोग शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मतलब है पूरा इलेबोरेशन नहीं करना, ठीक है, पूरा इलेबोरेशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार कमेंट्स आए हैं मेरे पास कि वीडियोस को थोड़ा सा शॉर्ट रखिए, बट नहीं रख पाते हैं, क्योंकि या तो मैं पूरा समझाऊं ना, टिप्स एंड ट्रिक्स के सहारे आपको काम चला दूं, लेकिन वो मैं करना नहीं चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। उसका बेनिफिट पर्सनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेटर को है, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए वो बेनिफिट नहीं है। हमारे देश को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में आज जरूरत है थिंकर्स को प्रोड्यूस करने की, क्योंकि हम पहले भी काम करते थे दूसरों के लिए। अगर हम आज इवॉल्व नहीं करेंगे तो कल भी हम दूसरों के लिए ही काम करते रहेंगे। वक्त आ गया है, थिंकर बनो, राजा बनो, ताकि पूरी दुनिया हमारे लिए काम करे। इंडिया को ग्रो करना जरूरी है ताकि वर्ल्ड उसके लिए काम करे। हम इंडियंस एमएनसीज ये बोल बोल के बड़ा खुश होते हैं कि हम फॉरेन में जॉब कर रहे हैं। भाई हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, सामाजिक लेवल पर हमें लगता है हाँ हो गया सक्सेसफुल, लेकिन एक नेशन के तौर पे देखो हमारा नेशन पीछे क्यों है? बिकॉज वी आर द वर्क फोर्स फॉर देयर कंपनीज। दूसरी कंट्रीज की बड़ी कंपनियों के लिए हम सीईओज हैं, हम मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सीईओज हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, सीएफओ हैं, सब कुछ है, बड़े पोस्ट से लेकर एम्प्लॉय तक के पोस्ट तक सब जगह हम हैं, लेकिन हम अभी भी उनके लिए काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इंडिया को आगे बढ़ना होगा, हमें यहाँ पे साइंटिफिक माइंडसेट को डेवलप करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप लानी होगी, क्रिएटिव माइंडसेट, इनोवेटिव माइंडसेट्स को लाना होगा, ताकि हम चीजों को पहली बार बनाएं और दुनिया उस पर डिपेंडेंट हो और वहां के लोग हमारे अंडर काम करने आए। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं और हमको इवॉल्व करना जरूरी है, वरना हम पहले भी काम करते आए थे, आगे भी काम करते रहेंगे। और जो हमें लगता है ना हाई पैकेज जॉब, ये जॉब, लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन लाइफ खुशियों से और अचीवमेंट से भरी हो, हमें उसी के लिए तो पढ़ाई करनी है, ठीक है। और कितने ही लोग हाई पैकेज जॉब ले रहे हैं, अगर एजुकेशन सही होगी ना तो आपको वो सही परिस्थितियां नहीं मिलेंगी ना तो भी आप वो बना लोगे, लेकिन एजुकेशन गलत होगी तो सही परिस्थिति मिलने पर भी आप ट्रैप में ही फंसे रहोगे। ये एक सत्य है, ये धीरे धीरे बड़े होगे तो ये बातें याद रखना, समझ आनी स्टार्ट होंगी। सही एजुकेशन के रास्ते बढ़ोगे तो राजा बनने का रास्ता मिलेगा, गलत एजुकेशन के रास्ते बढ़ोगे तो एम्प्लॉय बनने का रास्ता मिलेगा। और मजेदार बात पता क्या है, राजा बनने वाले रास्ते में भी स्ट्रगल है, एम्प्लॉय बनने वाले रास्ते में भी स्ट्रगल है। तो राजा बनने के लिए स्ट्रगल करो ना, एम्प्लॉय बनने के लिए स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? और एम्प्लॉय बनने में क्या है ना, ये आपकी लाइफ है, ये आपका स्पैन है, लाइफ स्पैन, ठीक है। एम्प्लॉय बनने में स्ट्रगल में पूरी लाइफ स्पैन निकल जाती है, राजा बनने में जो स्ट्रगल है वो एक लिमिटेड टाइम तक होता है, उसके बाद यू इंजॉय, ठीक है। इंजॉय का मतलब क्या है, यहाँ पर पार्टीज करना नहीं, इंजॉय का मतलब ये है कि अब आप अपनी लाइफ में जो सपने आपने अपने बचपन में देखे थे ना उनको भी पूरा कर सकते हो, और उसके लिए आपको ट्रैप्स में फंसने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये ट्रैप वाली बात थोड़े बड़े हो गए तो समझो, ठीक है, लेकिन ये बात एकदम सही है, नॉलेज से ही आप कामयाब बन सकते हो। और कामयाबी का मतलब एमएनसी में जॉब नहीं है, कामयाबी का मतलब है ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करवाना। उस पढ़ाई का फायदा क्या जो ह्यूमैनिटी को 4 कदम आगे ना ले जा सके, ठीक है। सिर्फ एक जॉब दिला सके उस पढ़ाई से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस पढ़ाई का सब कर रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, हमें बढ़ाना होगा। एक इंसान भी अगर सही राह पर आ गया ना, ठीक है, तो दुनिया 100 कदम आगे जाती है, पूरी सोसाइटी इवॉल्व करती है। न्यूटन सर ने ढूंढा था ना, अगर वो नहीं ढूंढते तो आज हम 17वीं शताब्दी वाली लाइफ जी रहे होते, इवॉल्व करते नहीं करते। वन मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। और एजुकेशन अगर आपको वो वन मैन नहीं बना रहा है या वो वन वुमेन नहीं बना रहा है तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ऑलवेज बी अ थिंकर, बी एन ऑब्जर्वर। पढ़ाई करो सोचना सीखने के लिए, ठीक है, पेपर के लिए नहीं। पेपर हो जाएगा, पेपर निकल जाएगा, लेकिन सोचना सीखना अगर आपने नहीं सीखा तो यकीन मानो वो पेपर निकाल के भी लाइफ में आप एम्प्लॉय ही रहोगे, कभी राजा नहीं बन पाओगे। और राजा बनने के लिए पैसा नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ब्रेक ले लो थोड़ा सा फिर इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये 2-2 मिनट के टॉपिक हैं, ठीक है। गैप मेथड, स्ट्रिंग मेथड जो है, ठीक है, पहले गैप मेथड देखते हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक मतलब क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि मान लो एक ग्रुप है, बॉयज एंड गर्ल्स का ग्रुप है, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि बॉयज, इसमें से एक सिचुएशन डाल दी इन्होंने कि कोई भी लड़की, कोई भी गर्ल एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए, कोई भी गर्ल एक दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से समझ आएगा, आप इस परिस्थिति से कनेक्ट कर पाओगे। मान लो मेरे पास 5 बॉयज है, 5 बॉयज है, ठीक है, 5 बॉयज हैं। तो इन 5 बॉयज की अरेंजमेंट पे यहां पर ना क्वेश्चन के अंदर ट्विस्ट डालते हैं। हमें लगता है कि बॉयज को भी अरेंज करना है, ठीक है, करना है तो करेंगे,
क्योंकि काउंटिंग करना तो हमने सीख लिया है, नहीं करना है तो क्वेश्चन के उस इंफॉर्मेशन को बस ध्यान से पढ़ना है, काम हो जाता है। ठीक है, 5 बॉयज हैं, बॉय ए बी सी डी ई। ठीक है, अब इनके बीच में ये 5 बॉयज फिक्स कर दिए, ये फिक्स कर दिया। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट नहीं करनी है, परिस्थिति हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, परिस्थिति हम इस तरह से लेते हैं। तो भाई 5 बॉयज को हमने फिक्स कर दिया, अब इनके बीच में ही गर्ल्स आनी चाहिए। ठीक है, लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए। अब लड़कियां कितनी लेता हूं मैं, लेट्स से मैंने 3 गर्ल्स ले ली। ठीक है, 3 लड़कियां ले ली, 3 गर्ल्स ले ली। अब 3 लड़कियां ले ली तो भाई लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि भाई इनके बीचों बीच एक एक सीट खाली है। ठीक है, सीट खाली है तो एक सीट यहां भी कर दो, एक सीट यहां कर दो। इन जगहों पर अगर मैं लड़कियों को बैठाता हूं तो कभी भी लड़कियां साथ नहीं आएंगी, क्योंकि बीच में सिर्फ एक एक सीट खाली है। ठीक है, तो भाई यहां पर देखा जाए स्पॉट नंबर 1, स्पॉट नंबर 2, बीच में भी हम सोच सकते थे। ठीक है, लेकिन हम उसके एक एक सीट बाजू में भी सोच सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती हैं, ये हमारी सिचुएशन के ऊपर है। इफ अब देखो सिचुएशन के हिसाब सोचो, कोई फॉर्मूला मत याद सोच लेना, फॉर्मूला मत याद कर लेना, क्योंकि आप काउंटिंग कर रहे हो। अगर बॉयज के जो पहला लड़का है उसके एक्सट्रीम्स, वो एक्सट्रीम पर नहीं है, उसके कौन सा साइड है ये, राइट साइड में भी लड़की बैठ सकती है, और जो लास्ट बॉय है उसके लेफ्ट साइड में भी लड़की बैठ सकती है। ये परिस्थिति दे दूं मैं, अगर ये परिस्थिति दे दूं जो कि हमने यहां रखी है, तो वो एक केस हो गया। अगर मैं कहूं जो फर्स्ट बॉय है उसके राइट में नहीं बैठ सकती और जो लास्ट बॉय उसके लेफ्ट में नहीं बैठ सकती, तो ये सीटें गायब कर दो, बस फिर उसके हिसाब से काउंटिंग कर लेना। तो अभी मैं पहली काउंटिंग रखता हूं ये वाली, और इसी को हम लोगों ने नाम दे रखा है गैप मेथड, क्योंकि गैप में बैठाना है। ओवर शो ऑफ ही कर रहे हैं और कुछ नहीं। इन दी एंड करना क्या है, काउंटिंग, परमुटेशन, और क्या। तो बॉयज की काउंटिंग तो करनी नहीं है क्योंकि उनको तो फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो भाई लड़कियों को बैठाने के लिए अगर राइट में और लेफ्ट में बैठा सकते हो, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 सीट्स है मेरे पास। उन 6 सीट्स पर मुझे 3 लड़कियों को बैठाना है। ठीक है, तो 6 सीट्स हैं, 3 लड़कियों को बैठाना है, तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे। सो आप ऐसा समझो, आप इसको गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होगे, 3 एलिमेंट्स हैं, 6 जगह पे बैठाने हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो 6 बेंचेस हैं, 3 गर्ल्स पर बैठानी है, तो अब अरेंजमेंट कितनी हुई, बात तो सेम ही हुई ना, ऑब्जेक्ट की तरह सोचो। 6 बेंचेस हैं, 3 लड़कियों में बांटनी है, ऐसे सोच लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6p3। 6 लेटर्स हैं, 3 लेटर का वर्ड बनाना है, क्या करते थे 6p3 ही हमने डिस्कवर किया था। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ अरेंजिंग गर्ल्स इज 6p3, काउंटिंग हो गई। ठीक है, यहां नहीं कर सकते हो, मान लो सिचुएशन में ये दे दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 बेंच 3 गर्ल्स, 4p3, खत्म हो गई अरेंजमेंट। और क्योंकि ये मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स फिक्स है, उसके बीच का गैप है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया गैप मेथड। और हम सोचते हो गैप मेथड, ठीक है, क्या तगड़ी चीज निकाल दी है। और फिर क्या होता है पता है, कंफ्यूजन, जब हम चीजों को याद करते हैं ना, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ना ताकि इन परिस्थिति से आप परिचित रहो। और अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप एक्चुअली में इन सब चीजों से परिचित हो, और इन्हीं नेगेटिव हैबिट्स को हमें निकालना है। जब निकल जाएंगे तो हम सेल्फ लर्नर बन जाएंगे। ठीक है, गैप मेथड हमें लगता है ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए, हाँ परमुटेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, लेकिन परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, काउंटिंग, सिचुएशन, ऐसे मत सोचो, सिंपल सोचो ना भाई, ये चैप्टर है किस चीज के लिए, काउंटिंग के लिए है। काउंटिंग हर सिचुएशन में पहले ऑब्जर्व करोगे तभी तो काउंट कर पाओगे ना, फॉर्मूले से यहाँ क्या बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, इसीलिए कई एजुकेटर्स ये भी बोलते हैं इस चैप्टर में अगर आपने इतना भी करना सीख लिया तो आपने लगभग मतलब आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया है। एक्चुअली में ये उतना मुश्किल है नहीं है। हम इतना करके ही अचीवमेंट अगर बोलने लगेंगे तो फिर P&C को हम कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये तो 11th का टॉपिक है भाई, 11th का टॉपिक है। और अगर कोई 11th की चीज टफ होगी तो बीटेक, एमटेक, पीएचडी, बहुत सारी चीजें हैं, हम 11th को टफ मान रहे हैं, गलत बात। 11th इज सुपर डुपर इजी। ठीक है, हमारी बस डायरेक्शन गलत है। अगले मेथड पे आते हैं, स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड। अब यहां पर स्ट्रिंग मेथड क्या है, मान लो आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसमें से आप m नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि ऑब्वियसली n से छोटा होगा, उनको हमेशा साथ रखना चाहते हो, उनको हमेशा साथ रखना चाहते हो। ठीक है, तो आप यहां पर कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बना सकते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, n को मान लेता हूं मैं कि वो 7 है। ठीक है, 7 है, उसमें से आप 3 एलिमेंट्स को हमेशा साथ रखना चाहते हो, मान लो वो ए बी सी है। ठीक है, 3 एलिमेंट्स को हमेशा साथ रखना चाहते हो, तो आपके पास एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 ई एफ जी। ठीक है, ये हो गया आपके पास 7 एलिमेंट। आप चाहते हो कि लेट्स से सी डी ई ये हमेशा साथ रहे, आगे पीछे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमेशा, चाहे आप कैसी भी अरेंजमेंट करो, सी डी ई साथ आने चाहिए। ठीक है, तो भाई सीधा इनको एक धागे से बांध दो, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागे से बांध दिया। अब क्योंकि आपने इनको धागे से बांध दिया है, तो अब एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 2
3 4 5, 5 एलिमेंट हो गए। ठीक है, कितने एलिमेंट को फिक्स किया आपने? 7 एलिमेंट थे, 7 में से 3 एलिमेंट को फिक्स किया, कितने एलिमेंट आए? 5 एलिमेंट आ गए। ठीक है, 5 एलिमेंट आ गए। अब इन 5 एलिमेंट को आप कैसे अरेंज करोगे? अब 7 से 5 पे कैसे पहुंचे? ठीक है, कितने एलिमेंट को फिक्स किया? 3, तो 7 में से 3 माइनस करो, बट रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 7 में से 3 क्या होता है? 4, तो +1 कर दो, आ गया। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट है, m एलिमेंट्स को आपको फिक्स करना है, तो लो भाई फॉर्मूला डिस्कवर हो गया, n - m + 1 इज इक्वल टू इतने नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। फॉर्मूले खुद बनाए जा सकते हैं ऑब्जर्व करके। ठीक है, इनको याद करने की क्या जरूरत है। तो अब भाई मेरे पास हो गए 5 एलिमेंट, इन 5 एलिमेंट को अरेंज करता हूं। कितने वेज में अरेंज करूंगा? 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दूंगा। अभी सी डी ई मेरे पास एक ही है, मतलब सी डी ई ही रखो और कुछ नहीं। तो 5 फैक्टोरियल लिस्ट आ गई, जिसमें कभी सी डी ई इधर होगा, फिर ए बी एफ जी ऐसे एक लिस्ट आएगी। ठीक है, ए सी डी ई बी जी एफ ये एक लिस्ट हो गई। इस तरीके से पूरी लिस्ट बन गई, यानी कि 120 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, 120 लिस्ट आ गई। अब देखो, आपने ये कहा है कि सी डी ई को साथ रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने इनको एक ग्रुप बना दिया है, ये सी डी ई चिपका दिए हैं, नहीं, सी डी ई को भी अरेंज किया जा सकता है। अब अगर मैं देखूं तो मैं सिर्फ लिस्ट में से एक लिस्ट पकड़ता हूं, ए बी एफ जी ये अपनी जगह पे फिक्स है, लेकिन सी डी ई की जगह मैंने कर दिया डी सी ई। ठीक है, तो आप देखो क्या ये अरेंजमेंट सेम है? आपको अरेंजमेंट हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का ही करना है, बस ये होना चाहिए कि सी डी ई हमेशा एक दूसरे के साथ होने चाहिए, एक दूसरे के साथ होने चाहिए, यानी कि इनका आपस में जो मतलब ऐसा समझ लो ये तीनों एडजेसेंट होने चाहिए एक दूसरे के। इसमें और परिस्थितियां बन सकती हैं कि पहला लेटर सी ही होना चाहिए, पहला लेटर डी ही होना चाहिए, ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं, बट वो अपने सिलेबस के बाहर है। लेकिन बाहर हुआ तो क्या हुआ, हम सोच तो सकते हैं ना, आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, आगे पढ़ाओ पढ़ाओ, मैंने सोचना सीख लिया है, मैं सोच लूंगा। ठीक है, काउंटिंग ही तो करनी है, तो भाई इसको मैं सी डी ई को देखता हूं, ये तीनों साथ होने चाहिए। ठीक है, डी से मतलब अगर मान लो सी है ना, सी का टच डी के साथ या ई के साथ होना ही चाहिए, ई का डी के साथ या सी के साथ स्पर्श होना ही चाहिए, मतलब उसके बाजू में ये होने चाहिए, यही हमारी कंडीशन है, यानी कि एक साथ रह सकते हैं। तो अब लेकिन साथ रह सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, तो सी डी ई ए बी एफ जी, डी सी ई ए बी एफ जी, ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट हुई, बट सी डी ई अपने यहां पर साथ के साथ है, साथ के साथ है। तो आपने क्या किया, इनको धागा बांध रखा है, बस और कुछ नहीं। तो अब धागा बांध दिया था तो ये नहीं आया था, आपने धागा बांध के सी डी ई को एक एलिमेंट मान लिया था बस, तो 5 फैक्टोरियल वेज निकाल लिए, उसमें से एक पकड़ा। अब इधर देखो, ए बी एफ जी आप सेम लिखते रहना, लेकिन अब सी डी ई को आप कितने नंबर ऑफ वेज में उन्हीं 3 डब्बों में अरेंज कर सकते हो, तो भाई 3 फैक्टोरियल, तो यानी कि 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बार 6 अलग अलग पॉसिबिलिटीज आएंगी, उसके पीछे ए बी एफ जी ए बी एफ जी ए बी एफ जी ए बी एफ जी लगा देना, तो ये हो गई 6 अलग कॉम्बिनेशन। अब यहां पर 6 बार आप ऐसा कर रहे हो, यानी कि रिपीटेटिव एडिशन काउंटिंग में। ठीक है, तो बेसिकली आपने उसको 6 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जो आपका एक आया है उस एक को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी एफ जी अपनी जगह रहेगा, उसकी 6 डिफरेंट परमुटेशंस या डिफरेंट 6 डिफरेंट और आपको लेयर्स मिल रही हैं, जिसमें सी डी ई बस अरेंज किया गया है, बाकी सब सेम है। क्योंकि जब आपने 5 फैक्टोरियल किया तो सी डी ई की अरेंजमेंट उसमें नहीं थी, सी डी ई एक बॉक्स था, ए बी एफ जी 4 अलग बॉक्स थे, इनको कैसे अरेंज किया वो था, अब इसको अरेंज कर दो तो वो 3 फैक्टोरियल वेज में होगा। तो जब इसको एक बॉक्स माना तो 5 फैक्टोरियल वेज में आपने लिस्ट बना ली। अब उसमें हर एक अरेंजमेंट में आपके सी डी ई को 3 फैक्टोरियल वेज में, यानी कि 6 बार आप अरेंज कर सकते हो, और उसके पीछे जो है उसको 6 बार एज इट इज लिख दो, तो वो 6 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गई, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करना है, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी लेयर उठा लो, सी डी ई को 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो। तो यहां पर आ गया कि भाई अगर आपके पास n एलिमेंट्स हैं, जिसमें से m एलिमेंट्स आपके ग्रुप होने चाहिए, साथ होने चाहिए, ठीक है, तो आपका यहां पर रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 क्या है आपके पास, n - m + 1, तो n एलिमेंट है, m एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए, मतलब स्पर्श होना चाहिए उन एलिमेंट्स में से किसी ना किसी एक का एक साथ। ठीक है, n - m + 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, यहां पर 3 कैसे आया, 3 क्या था आपका m है। ठीक है, मल्टीप्लाई m फैक्टोरियल। इन फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है, वी कैन ऑब्जर्व इट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगले लेक्चर से हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे, सुपर इजी क्वेश्चंस हैं क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया है, हम उसको कर सकते हैं, और हर क्वेश्चन को परिस्थिति मान के ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो देखो चीजें इजी हैं, अब आपकी बारी है सेल्फ स्टडी करने की, अब आपकी बारी है चीजों को समझने की, परखने की। तो प्लीज इसको समझो, परखो, एंड अगर आपको हमारी वीडियोस के जरिए सही ज्ञान मिल रहा है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि राइट नॉलेज हमारे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो सके। ठीक है, एंड अगर आप इस वीडियो को आपको ये पसंद आया तो लाइक करना, क्योंकि लाइक करने से
मैं बोलता नहीं था पहले, अभी तक किसी वीडियो में नहीं बोला है मैंने, ठीक है, कुछ में बोला है, लेकिन मुझे ये पता चल रहा है कि यूट्यूब वो रीच तभी देता है जब वीडियोस पे लाइक्स आते हैं, तो वो रीच देता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। और ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि राइट वे ऑफ एजुकेशन ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो सके। ठीक है, सो इस वीडियो के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आप एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो एप्लीकेशन अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, यूट्यूब का चैनल भी बता सकते हो उन्हें। इन दी एंड एप्लीकेशन पर डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई होती है। हाँ, वहां मैं अपने टेस्ट भी डालूंगा, ठीक है, कुछ डाल भी चुका हूँ, कुछ डालता रहूंगा, बहुत सारा कंटेंट है, मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और सब कुछ आपको एप्लीकेशन पर प्रॉपर सीक्वेंस में ला कर दूंगा। जो सीक्वेंस बिगड़ा हुआ है वो भी आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।